हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम श्रवण दोषों के कारण व उनके उपायों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो डीएलएड और बीएड दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं श्रवण दोष के कारण। श्रवण दोष के कारण कुछ बच्चे अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को ना तो ठीक से सुन पाते हैं और ना ही पाठ के भाव को समझ पाते हैं। अब कोई बच्चा है, यदि उसके अंदर श्रवण से संबंधित कुछ दोष होगा तो वो टीचर के द्वारा पढ़ाए गए पाठ को सुन नहीं पाएगा और ना ही पाठ के भाव को समझ पाएगा। यदि श्रवण दोषों का पता चल जाए तो उनको सुधारने के लिए हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो कुछ श्रवण दोषों का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। पहला दोष है शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। अब जब टीचर ही अशुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चों को सही से समझ में नहीं आएगा। आज देश में बेरोजगारी फैली हुई है। कुछ लोग न चाहते हुए भी शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को पढ़ने पढ़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भी रुचि नहीं होती। शिक्षक बनने के बाद वे भाषिक ध्वनियों का उच्चारण नहीं करते। उनमें यह योग्यता ही नहीं होती कि वे बच्चों को पढ़ा सके। यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बच्चे भी ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करेंगे। यदि शिक्षक आदर्श वाचन करते समय शब्दों का सही उच्चारण नहीं करता है तो उसके उच्चारण में त्रुटियां होंगी और बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे। फिर तो यह है बच्चों को भी प्रभावित हुए बिना इससे बच्चे नहीं रहते। प्राय बच्चे ऐसे शिक्षक की बात को सुनते ही नहीं। जो मनोयोग से सुनते हैं वे हमेशा अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। बच्चे सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे तो फिर वे अशुद्ध उच्चारण सीख जाएंगे। बच्चों के अशुद्ध उच्चारण को फिर शुद्ध करना काफी कठिन काम हो जाता है। बच्चों को शुद्ध उच्चारण देने की शिक्षा देने में बहुत अधिक समय लग जाता है। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है श्रवण कौशल में यदि दोष है तो दूसरा कारण हो सकता है शिक्षक द्वारा मंद आवाज में उच्चारण। प्राय कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या जो है निर्धारित संख्या से ज़्यादा होती है। कभी कभी तो पूरा कमरा खचा खचा भरा हुआ होता है। अब शिक्षक कितना भी ऊंचे स्वर में उच्चारण कर ले, बच्चों तक आवाज़ ही नहीं जाएगी। जो बच्चे पीछे बैठे हैं वहां तक आवाज़ जाएगी ही नहीं। और यदि अध्यापक मंद आवाज में पढ़ाएगा तो बच्चे ठीक से सुन ही नहीं पाएंगे। इसके फलस्वरूप क्या हो गया? इसके फलस्वरूप ये होगा कि बच्चों को कोई बात समझ में ही नहीं आएगी। अक्सर अध्यापक द्वारा कही गई बातें कुछ विद्यार्थी को ही सुनाई देती है, कुछ को सुनाई नहीं देती। इससे स्पष्ट है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होना और शिक्षक द्वारा मंद स्वर में पढ़ाना दोनों ही क्या है, श्रवण से संबंधित दोष है। अब तीसरा पॉइंट है श्रवण शक्ति की स्थिति। यदि किसी बच्चे के अंदर ही प्रॉब्लम है, ये भी हो सकती है। अब कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहरे होते हैं, कुछ विद्यार्थियों को ठीक से सुनाई नहीं देता, तो कुछ बच्चों को कम सुनाई देता है। ठीक से सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है या बहरे हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि ऐसे जो बच्चे हैं अध्यापक के आदर्श वाचन को ठीक से नहीं सुन पाते और शब्दों का उच्चारण करना तो उनके लिए दूर की बात हो जाती है। भाषाई शिक्षण में श्रवण शक्ति की जो क्षति है एक बहुत बड़ा दोष है। लेकिन इस तरह का दोष सभी विद्यार्थियों में नहीं होता, केवल 2-4 बच्चों में ही होता है, जिसकी तरफ हम लोग विशेष ध्यान दे सकते हैं। अगला पॉइंट आता है अरुचिकर विषय। यह देखने में आया है
कि जब शिक्षक विद्यार्थियों को अरुचिकर विषय पढ़ाता है, वे शिक्षक के अध्यापन में ध्यान ही नहीं देंगे बच्चे, यदि विषय रुचिकर नहीं होगा तो, क्योंकि उनमें क्या है, बच्चे की उस विषय में रुचि नहीं है। यदि विषय अरुचिकर होगा तो विद्यार्थियों का मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, वे शिक्षक की बात ही न सुनकर अन्य बातों के बारे में सोचने लग जाएंगे, बच्चे बातें करने लग जाएंगे या कुछ और काम करने लग जाएंगे। कभी कभी तो विद्यार्थी परस्पर छेड़छाड़ करके कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न कर देते हैं। अतः अरुचिकर विषय एक बहुत बड़ा दोष है, परंतु यदि शिक्षक में योग्यता होगी तो वह अरुचिकर विषय को भी रुचिकर बना सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षक द्वारा स्वराघात बलाघात का अशुद्ध प्रयोग। अब टीचर कहाँ पे रुकना है, कहाँ ज्यादा बल देना है, यदि इसको सही से यूज नहीं करेगा तो वहां पर भी श्रवण संबंधी दोष हो जाएंगे बच्चों में। अब एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। यदि हम रोको के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, रोको मत जाने दो, इसका मतलब हुआ कि रोक लो भाई, इसको मत जाने दो। और यदि मैं बोलूं रोको मत जाने दो, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई इसको रोको मत, इसको जाने दो। तो इस चीज से भी इफेक्ट पड़ता है कि हम कहाँ पर स्वर है हमारा, आरोह अवरोह यति गति, इन सब का भी इफेक्ट पड़ता है। अब यदि शिक्षक को बलाघात स्वराघात यति आरोह अवरोह आदि का समुचित ज्ञान नहीं है तो वाचन करते समय इनका सही से प्रयोग नहीं करेगा टीचर। इसके फलस्वरूप क्या होगा, कहे गए वाक्यों के अर्थ अनर्थ बन सकते हैं, बिल्कुल बन जाएंगे। वक्ता कुछ कहना चाहेगा और विद्यार्थी कुछ और अर्थ निकाल लेंगे, तो अतः इससे श्रवण दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है अध्यापक द्वारा कटु और कठोर शब्दों का प्रयोग करना। अब आपने अक्सर देखा भी होगा, बच्चों को टीचर डांट देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, तो इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो प्राय देखने में आया है कि कुछ अध्यापक या शिक्षक हैं, वाचन करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब वे कक्षा में पढ़ाते हैं तो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और कटु शब्द बोलकर बच्चों को डांटते हैं। कुछ शिक्षक तो गाली गलौज करते हैं, बच्चों की पिटाई करते हैं। इससे बच्चे उस शिक्षक से डरने लग जाते हैं, कक्षा में पढ़ने के लिए भी नहीं आते बच्चे, अगर आते भी हैं तो फिर डरे रहते हैं। फलस्वरूप पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं होती। यह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा श्रवण दोष उत्पन्न होने का भय रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद के आयोजन की कमी। प्राय यह देखने में आया है कि कुछ विद्यालयों में श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद का आयोजन नहीं होता। इससे भी श्रवण दोष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। श्रुतलेख में शिक्षक जो कुछ बोलता है विद्यार्थी उसको ध्यान से सुनते हैं फिर लिखते हैं। इसी प्रकार भाषण प्रतियोगिता है, कविता पाठ है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, इनको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अतः इनके लिए यदि विद्यालयों में समुचित इनका प्रबंध नहीं होगा तो बच्चों में श्रवण दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है आसपास के वातावरण का प्रभाव। अब विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर शोर शराबा न हो। अब यदि विद्यालय किसी फैक्ट्री के पास है या कहीं मार्केट में है जहां पर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा जो है ध्वनि रहती है, या फैक्ट्री के पास है जहां पर शोर शराबा ज़्यादा रहता है, वहां पर टीचर की बात ही नहीं समझ पाएंगे बच्चे, ध्यान ही नहीं लगेगा उनका। तो विद्यालय जो है नगर बस्ती से बाहर होना चाहिए,
जहाँ किसी भी प्रकार का कोलाहल शोर शराबा न हो। अगर कक्षा के पास कोलाहल होगा तो वह बड़ा श्रवण दोष बन जाएगा, क्योंकि बच्चे शोर शराबे के कारण अध्यापक के वाचन को न सुन पाएंगे न ही समझ पाएंगे। अगला पॉइंट आता है अनुशासनहीनता। यदि कक्षा में अनुशासनहीनता होगी तो विद्यार्थी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, उनकी पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं हो सकेगी। यही नहीं, विद्यार्थी शिक्षक के वचन को ठीक से सुन नहीं पाएंगे। प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखे और अनुशासनहीनता फैलाने वाले शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों पर अपनी कड़ी नजर रखे। अब अगला पॉइंट आता है दृश्य श्रव्य साधनों का अभाव। अब आज स्वतंत्रता को बहुत अधिक वर्ष हो चुके हैं, हमारे 68 वर्ष हो चुके हैं। हमारे सरकारी विद्यालयों अन्य विद्यालयों में दृश्य श्रव्य साधनों जैसे दूरदर्शन है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इन सब की कमी है स्कूलों के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तो सुविधा आप देखेंगे न के बराबर है। अब जिन स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए टाट चटाई ही उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर यदि हम दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करेंगे तो एक मूर्खता होगी। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की संख्या भी कम होती है। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें एक अध्यापक होता है, वही 1ली से 5वीं तक पढ़ाता है। इन साधनों के अभाव के कारण बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती और कालांतर में श्रवण दोष बन जाता है। अब श्रवण से संबंधित जितने भी दोष थे उनको कैसे सुधारा जा सकता है। अब जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं, कुछ पॉइंट तो उसी के अपोजिट निकलेंगे, उसी के एंटी बन जाएंगे। अब श्रवण दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय जो है वो उपयोगी हो सकते हैं। क्या क्या उपाय हैं? पहला है विद्यार्थियों का डॉक्टरी परीक्षण। अब विद्यालय में समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की डॉक्टरों द्वारा जांच होनी चाहिए। स्कूलों में कैंप लगाए जा सकते हैं। उससे क्या हो सकता है, बच्चों के नाक, कान, आँख, इनकी जांच हो सकती है या इनकी नियमित जांच होनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को कम सुनाई देता है या उसके कान में कोई दोष है तो टीचर क्या करेगा, उस टीचर को बच्चे के माँ बाप को सूचित करना चाहिए। साथ ही उनको निर्देश भी देने चाहिए कि अपने बच्चे को चिकित्सा या कोई चिकित्सक है, विशेष जो चिकित्सक है उससे उपचार कराए ताकि उसका जो श्रवण संबंधी दोष है वो दूर हो सके। अब शोर मुक्त वातावरण में भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं शोर मुक्त वातावरण का। एक तो विद्यालय गांव या बस्ती इन सब से दूर होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा है। और विद्यालय का जो वातावरण है, अंदर का जो माहौल है वो एक रुचिपूर्ण होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इसके साथ साथ शोर मुक्त भी होना चाहिए। विद्यालय की जो सीमा है उसकी दीवार के साथ साथ हरे भरे पेड़ लगाए जाने चाहिए। जिस कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है उसके आसपास किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है उच्च स्वर में पढ़ाना। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो शिक्षक को उच्च स्वर में पढ़ाना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी उसकी बात को ध्यान से सुन सके और उसके जो है मंतव्य को ग्रहण कर सके। यदि शिक्षक मंद स्वर में पढ़ाता है तो उसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई टीचर आराम से पढ़ाता है तो बच्चे उसकी क्लास में कम होने चाहिए। वैसे भी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए कि भाई एक क्लास में 30 है तो 30 ही होने चाहिए। 30 से ये नहीं 50 हो गए, 40 हो गए, मतलब 1-2 ऊपर नीचे चल सकता है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध उच्चारण पर बल। शुद्ध उच्चारण पर बल। अब प्राथमिक कक्षा के भाषा अध्यापकों का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्हें शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करते समय बलाघात, स्वराघात, गति
आरोह अवरोह आदि का सही प्रयोग करना चाहिए। यह तभी संभव होगा यदि उन्हें भाषा का समुचित ज्ञान होगा। यदि शिक्षक कक्षा में ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करेगा तो विद्यार्थी शिक्षक की भाषा का अनुसरण करता हुआ शुद्ध उच्चारण करेगा। यदि टीचर शुद्ध करेगा तो बच्चा भी शुद्ध ही करेगा उससे सीखकर। अध्यापक के भाषण के अर्थ को भी समझ सकेगा। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो श्रवण कौशल में बाधा उत्पन्न होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सहज तथा सरल शब्दावली का प्रयोग। जब शिक्षक बच्चों को कहानी, वार्ता या कविता सुनाता है तो क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग टीचर को नहीं करना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। यदि वह सहज, सरल, बोधगम्य शब्दावली का प्रयोग करता है तो बच्चे तत्काल उसके कथन को ग्रहण कर लेंगे, कथन के अर्थ को भी समझ जाएंगे। यही नहीं, बच्चों का अपना उच्चारण भी शुद्ध होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग। शिक्षक को कक्षा में समय समय पर रेडियो, टीवी, वीडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि दृश्य श्रव्य साधनों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इससे जहां एक और दृश्य कौशल का विकास होगा, श्रवण कौशल का, वहीं दूसरी ओर श्रवण दोष से भी मुक्ति मिलेगी। प्राय सरकारी स्कूलों में दृश्य श्रव्य साधन नहीं होते और ना ही उनका प्रयोग किया जाता। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का जो उच्चारण है वो अशुद्ध ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रुतलेख तथा वाद विवाद का आयोजन। विद्यालय में समय समय पर श्रुतलेख, भाषण, कविता, पाठ, वाद विवाद इनका आयोजन किया जाना चाहिए। श्रुतलेख में शिक्षक को जो कुछ भी शिक्षक बोलेगा बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर लिखेंगे। इससे क्या होगा, शुद्ध उच्चारण बच्चों का होगा। इसी प्रकार कविता पाठ में भी बच्चे विशेष रुचि होती है बच्चों की, वे अक्सर गाकर कविता पाठ करते हैं। भाषण तथा वाद विवाद को सुनने से भी बच्चों को शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने की प्रेरणा बच्चों को मिलेगी और श्रवण दोष से बच्चे बच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बलाघात का सही प्रयोग। यदि भाषा शिक्षक को बलाघात, स्वराघात, गति, आरोह अवरोह आदि का उचित ज्ञान होगा तो वे शुद्ध उच्चारण को ध्यान में रखते हुए सही भाषा का टीचर प्रयोग करेगा। फिर क्या होगा, बच्चे वही ग्रहण करेंगे जो उनको सुनाया जाएगा। यदि इन सब बातों को ध्यान रखते हुए शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो उसके अर्थ को भी तत्काल बच्चे समझ जाएंगे और श्रवण से संबंधित दोष से बच्चे ग्रस्त नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सरल तथा स्पष्ट आदेश निर्देश का प्रयोग। कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को जो भी आदेश निर्देश दे वे पूर्ण, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षक को समय पर कक्षा में पहुंचना चाहिए और बच्चों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे शिक्षक के कथन को ठीक प्रकार से सुन सकेंगे और उनमें श्रवण दोष उत्पन्न नहीं होगा। यदि हम उपयुक्त उपायों का प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थी श्रवण दोष से बच सकेंगे और श्रवण कौशल की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।